नमस्कार, आप खबरें अभी तक देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और अब नजर डालते हैं 24 की खबर पर, उन खबरों पर जो 24 के चुनाव से संबंधित हैं, 24 के चुनाव पर असर डालने वाली हैं, 24 के चुनाव को देखते हुए, 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं के बयानों से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। हम सभी का ये उत्साह, ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सड़कों पर भी। अयोध्या में पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को नई रफ्तार मिली है। अयोध्या में विकास की परियोजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अब अयोध्या नए रूप में नजर आ रहा है। विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच ये कार्य तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान कहा कि 500 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। – 2024 के चुनाव में अयोध्या का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा और अयोध्या के विकास का मुद्दा भी चर्चा में रहने वाला है और उसी तरह की बातें लगातार हो रही हैं। मंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से, प्रभु राम की जन्मभूमि से माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया और इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज अयोध्या की एक अलग पहचान उभरी है। भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के तौर पर उभरा है। भारत एक तरफ एक आर्थिक नक्षत्र की तरह उभर रहा है तो दूसरी तरफ भारत प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आध्यात्मिक नक्षत्र की तरह भी उभरे।
चाहे देवघर का एयरपोर्ट हो, कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, अयोध्या धाम का एयरपोर्ट हो, चाहे मेरे राज्य में महाकाल लोक का निर्माण हो, केदारनाथ बद्रीनाथ का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो, भारत आज विश्व पटल पर एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के आधार पर उभर रही है। और आने वाले दिनों में 22 तारीख को भारत की आत्मा में अयोध्या में श्री राम मंदिर पर हो रही सियासत के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के राम भक्तों को लंबे वक्त से इंतजार था। वो प्रतीक्षा 22 जनवरी को पूरी होगी और उस दिन भगवान राम अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। ये स्वप्न पूरा हो रहा है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। और साथ में उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। बहुत ही मंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लंबे समय से जो पूरे राम भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का, दुनिया भर के लोगों का एक प्रतीक्षा थी, वो प्रतीक्षा 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। ये सब स्वप्न पूरा हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। पूरे देशवासियों के लिए इस अवसर का साक्षी होने का एक ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ है। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर के निर्माण को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के नेता बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अब भाजपा की तरफ से 22 जनवरी को ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। सिर्फ यही बाकी रह गया है। राम जी के नाम पर इतनी राजनीति हो रही है कि सिर्फ यही कहना बाकी रह गया है कि हमारे उम्मीदवार श्री राम हो। अभी इतना ही बाकी है कि 22 तारीख को बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। हाँ, इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहां से प्रभु श्री राम है। अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर। राम मंदिर के निर्माण को लेकर शुरुआत से ही सत्ता पक्ष, विपक्ष या फिर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की बात की जाए, लगातार वार पलटवार देखते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि अब तक कोई निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन अयोध्या जाने के लिए मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी बस एक ही विनती है कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसका कोई राजनीतिकरण ना हो। तक कोई न्योता आया नहीं है और दूसरी बात, वहां आने के लिए मुझे न्योते की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रामलला सभी का है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, विनती है कि राम मंदिर का लोकार्पण जो होने जा रहा है उसका पॉलिटिकल इवेंट ना हो। वो किसी एक की बात नहीं है। रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। वो लाखों करोड़ों जितने सारे राम भक्त हैं उनके एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है। उसके ऊपर आप आपकी राजनीति मत करो। तो एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर सियासत भी गरमाई हुई। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। उन्होंने कहा कि भगवान राम केवल हिंदुओं के राम नहीं, वो पूरे विश्व के राम हैं। उन्होंने भाईचारे, मोहब्बत और एक दूसरे की सहायता की बात की। भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। मैं उन सबको जिन्होंने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तैयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ। साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ, सबसे, भारत के निवासियों से भी, कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि विश्व का राम। अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरे विश्व के हैं।
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया कि श्री राम का मुद्दा बनाकर भाजपा चुनाव में फायदा लेना चाहती है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया और कहा कि राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने बनाया जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अनिल विज ने कहा कि हम तो कोई भी राजनीति नहीं कर रहे, हमने उन लोगों को तिथि भी बता दी है और राम मंदिर भी बना दिया है। राम मंदिर का मुद्दा तो उन्होंने बनाया जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो हम तो कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम तो वो जो लोग कहते थे उनको तिथि भी बता दी और मंदिर भी बना दिया कि जाके देख लो। मुद्दा वो बनाते थे राजनीति, हमने राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। देखिए, तो राम मंदिर को लेकर दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर अनिल विज ने कहा कि राजनीति उन्होंने की थी, हमने तो राम मंदिर भी बना दिया है और तारीख भी बता दी। अमेठी दौरे पर रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी ने देखा, ऐसा सांसद देखा जिसका परिवार देश की सत्ता को हाथ में लिए बैठा था, लेकिन सांसद ने अमेठी के विकास पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक सांसद हूं, आप सबकी कृपा से केंद्र में मंत्री हूं, लेकिन इस क्षेत्र ने एक ऐसा सांसद भी देखा जिनका परिवार पूरे देश की सत्ता को अपने हाथ में लेकर बैठा था और उस पूरे संसदीय कार्यकाल में उन्होंने इस प्लांट की ओर एक नजर तक नहीं देखा। आज मुझे कहते हुए हर्ष की अनुभूति होती है कि प्लांट की क्षमता में लगभग 6 गुना वृद्धि करने का अगर काम किसी ने किया है तो उस नेता का नाम। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। रवि किशन ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर, भारत न्याय यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस यात्रा के जरिए वो विदेश में नहीं जाएंगे, उन्हें देश का पता चलेगा। रवि किशन ने कहा कि राहुल गांधी ने विपक्ष में रहने के लिए तैयारी कर ली है। बहुत अच्छा, एकदम उनको करना चाहिए। बहुत देखिए, विपक्ष में रहने की तैयारी है उनको। ये इसी बहाने वो अपने देश को जान पा रहे हैं, इसी बहाने वो सड़कों को, इसी बहाने विकास को, गरीबों का कल्याण कैसे मोदी जी कर रहे हैं और कैसे 65 साल कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, ये सारे वो उसके वो साक्षात दर्शन करेंगे। उनको जरूर बाहर निकलना चाहिए, इसी बहाने वो विदेश में नहीं रहेंगे। ये यात्रा के चलते वो भारत में भी घूमेंगे और पता चलेगा कि किस तरह से निस्वार्थ जब प्रधानमंत्री होते हैं, निस्वार्थ सेवक कोई आता है प्रधान सेवक के रूप में मोदी जी, वो कैसे कार्य करते हैं। तो एक अच्छी है कि इसको प्रैक्टिकली हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम को लेकर कहा कि इससे जनता को लाभ मिला। आने वाले दिनों में नए सिस्टम से लोगों से संवाद करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगले हफ्ते नया ऐलान करेंगे। आखिरी संवाद नहीं है, इस प्रकार का सिस्टम जो था, सिस्टम बदल करके अगले सप्ताह और घोषणा करके बताएंगे कि नए सिस्टम से वो टेलीविजन के माध्यम से भी हो सकता है, वो टेलीफोन के माध्यम से हो सकता है। और अब चूंकि मौसम जैसे ही खुलेगा और ये हमारी जो यात्रा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तुरंत बाद उसी प्रकार के कार्यक्रम फिर शुरू करके, और जहां तक आज के कार्यक्रम की बात है, कार्यक्रम मेरे लगातार चलेंगे, लेकिन ये एक सीरीज थी इस साल की। 7 जनवरी 2023 को शुरू की थी, आज 30 दिसंबर 2023 को समाप्त किया। 50 इसमें जो कार्यक्रम हुए हैं और लगभग 6,40,000 लोगों से मेरा सीधा टेलीफोन से संबंध बना, जिसके अंदर लगभग 750 लोगों से 1-to-1 मैंने बात की है। बहुत समस्याएं, बहुत तरह के सुझाव ये सब आए हैं। बहुत बड़ा लाभ, क्योंकि जनता से सीधे जुड़े हुए लोग होते हैं हमारे। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसवाईएल के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इस मामले पर अब सिर्फ राजनीति हो रही है। हुड्डा ने कहा कि जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है तो मुख्यमंत्री की बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि पानी हरियाणा को देना है, तो फिर पंजाब पानी क्यों नहीं दे रहा? ये जो है अपना टाइम कार्ड नहीं बात करें, इसका तो कोई मायने नहीं है। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की बैठक का क्या मायने है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अब जिम्मेवारी है, क्योंकि यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एसवाईएल खोदने की जिम्मेवारी उनकी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका, अब बैठ के बात करके क्या निकालना चाहते हैं? फैसला तो फाइनल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा था कोई कोर्ट नहीं। ये जो है
अपना टाइम कार्ड नहीं बात। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान कि एसवाईएल के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, जब केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो फिर एसवाईएल के मुद्दे पर फैसला क्यों नहीं होता, जबकि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया और कहा कि हुड्डा साहब 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि एसवाईएल के मुद्दे पर बैठक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो फिर बैठक होगी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खेल कहना यह तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। देखिए, हुड्डा साहब 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो मीटिंग है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो उसको खेल कहना, तो ये तो कोर्ट की अवमानना है, अपमान है। हम तो कानून को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, इसलिए उस वार्ता में हमने पार्टिसिपेट किया। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा में लगातार सियासत देखने को मिलती है, और इसी कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर निशाना साधा। एसवाईएल पर टाइम पास वाले बयान पर निशाना साधा और कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन पंजाब अपनी मनमानी कर रहा है। तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि भाई हमारा जो इशू है वो 2 इशू हैं। एक तो वो पंजाब कहता है कि हमारे पास पानी है नहीं तो हम कहाँ से दें, लेकिन वो इशू अलग है, नहर बनाने का इशू अलग है। तो पहले नहर बनाई जाए, उसके बाद पानी का इशू आएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था भी दोनों मुख्यमंत्री और सरकार बात करे, और उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और वहाँ इसका जो भी फैसला होगा किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में बीजेपी की तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है। गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने प्रदेश कार्यालय गुरु कमल में प्रदेश पदाधिकारियों की एक के बाद एक 3 अहम बैठकें ली। बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने और हर एक पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर मंथन। आज नमो ऐप और विश्वकर्मा ये 2 योजनाओं के लिए पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक थी कि नमो ऐप पर विकसित भारत के एम्बेसडर बनाने, अधिकतर लोग विकसित भारत का संकल्प लेकर चले, और उसके साथ साथ जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसका एक अलग से अभियान चलता है। ऐसे 2 चीज़ों की बैठक। संगठन में बदलाव के ऊपर भी चर्चा रही? नहीं, वो इतनी बड़ी बैठकों में नहीं होता। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी शामिल हुए। नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और विकसित भारत यात्रा की सफलता को लेकर इस पर ज्यादा मंथन। वैसे इन दिनों बिहार में भी सियासत काफी गरमाई हुई है। वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ललन सिंह को हटाना खेल की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। नीतीश कुमार को गलतफहमी है कि इंडिया गठबंधन उन्हें संयोजक और पीएम पद के लिए पार्टी का गठबंधन का चेहरा बनाएगा। हम लोगों ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ललन सिंह हटाए जाएंगे, क्योंकि ललन सिंह ने जदयू के करीब 12-13 विधायकों को तोड़ दिया था और लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी थी, और उसकी भनक लग गई नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने उनके इस प्रयास को प्रीएम्प्ट कर दिया और समय के पूर्व ललन सिंह को हटा दिया। ललन सिंह जो जेडीयू के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार अध्यक्ष बने हैं पार्टी के, और उसी के बाद से बिहार की राजनीति। वहीं राजस्थान में भजनलाल सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इनमें 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार 5 राज्य मंत्री हैं। बीजेपी ने सरकार में मंत्रियों की अगर बात की जाए तो कई ऐसे चेहरे थे जो नजरअंदाज किए गए या फिर नजर नहीं आए। हो सकता है कि आगे विस्तार होगा तो उसमें चेहरे नजर आए। श्री करणपुर सीट से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया गया है। सांसद पद छोड़कर विधायक बने किरोड़ी लाल मीणा को, राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और 2 डिप्टी सीएम को मिलाकर अब सरकार के मंत्रियों की संख्या 25 हो चुकी है। राजस्थान के कोटे में
कोटे के हिसाब से मंत्रियों की संख्या 30 है, यानी 30 मंत्री बन सकते हैं। अब 5 मंत्रियों की जगह खाली है। जिन 22 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें 17 पहली बार मंत्री बने। अब राजस्थान में उन शहरों को लेकर भी चर्चा है जिनके मुख्यमंत्री बनने के भी दावे थे कि उनको तो मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। दो 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से यात्रा निकाली जा रही है और इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भारत न्याय यात्रा को लेकर बयान दिया और कहा कि लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि जब पहली बार भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तब उत्तर पूर्वांचल में राहुल गांधी नहीं जा पाए थे, लेकिन अब उत्तर पूर्वांचल के प्रति अपना प्रेम दर्शाते हुए राहुल गांधी यहां से यात्रा करेंगे। लोगों का बहुत उत्साह है, क्योंकि उत्तर पूर्वांचल में जब पहली बार भारत जोड़ो यात्रा हो रहा था तो उस समय उत्तर पूर्वांचल में राहुल गांधी जी नहीं आ पाए। हमने उस समय भी कहा था कि उत्तर पूर्वांचल के लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, उत्तर पूर्वांचल में राहुल गांधी जी आएंगे और वही उत्तर पूर्वांचल के प्रति जो उनका प्रेम है वो ये दर्शाते हुए वो भारत जोड़ो यात्रा में आएंगे, उपस्थित होंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि मणिपुर में आज भी लगभग 70-80 लाशों को एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार की योजना किसानों के खिलाफ है। आज प्याज के किसानों को जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज प्याज 1 रुपए किलो बिक रहा है। किसान काफी परेशान है, किसानों का नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से किसानों की समस्याओं को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये जो केंद्र सरकार की जो योजना है वो पूरी किसानों के खिलाफ है और आज आप देख रहे हैं प्याज का हमारा जो किसान है वो मेहनत करना चाहता है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज 1 रुपए में प्याज बिक रहा है और उसका बहुत नुकसान हो रहा है। ये किसान विरोधी जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ ये आक्रोश मोर्चा है। ये जो केंद्र सरकार की जो योजना है वो पूरी किसानों के खिलाफ है और आज आप देख रहे हैं प्याज का हमारा जो किसान है वो मेहनत करना चाहता है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज 1 रुपए में देश में विकास के मुद्दे की बात हो या फिर जनता के हित की बात हो, इसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजी होती रहती है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश करवट ले रहा है और चीजों में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि धरती, आकाश और समुद्र सब जगह तरक्की हो रही है और इसी के तहत वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। देश करवट ले, मोदी जी के राज में चीजों में सुधार हो रहा है, हर क्षेत्र में हो, धरती पर, आकाश में, समुद्र में, सब जगह पर तरक्की हो रही है। उसी प्रकार से ये जो ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी का ये दावा है कि जितना विकास मोदी कार्यकाल में हुआ है देश का उतना कभी नहीं हुआ, तो वहीं विपक्ष की तरफ से विकास के दावों पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार ने गारंटियां पूरी नहीं की, जिससे कि जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। कांग्रेस ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, इस तरह के लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जाते रहे हैं। जमकर हिमाचल की सुक्खू सरकार पर बीजेपी की नेताओं की तरफ से हमला किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की जो गारंटियां फेल हो गई कांग्रेस की, एक तरह से लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वायदा खिलाफी उनके साथ हुई, सारे दावे फेल हो गए कांग्रेस सरकार के। ये अपने आप में दिखता है कि कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए और जनता को ठगा, और ये ठगने वाली सरकार के और दबाव में और बहकावे में अब हिमाचल की जनता आने वाली नहीं। तो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि गारंटियां कांग्रेस ने पूरी नहीं की हिमाचल में और अब जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 1 साल में कोई काम नहीं हुआ और जो काम हो रहे थे उन्हें रोका गया। देखिए, हिमाचल प्रदेश का 1 साल का कार्यकाल तो बहुत निराशाजनक रहा और आज तक के इतिहास का मुझे लगता है कि कोई कार्यकाल ऐसा जिसमें कोई काम ही नहीं हुआ। उल्टे जो चले हुए काम थे उनको बाधित किया गया, उनको रोका गया
पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं घूम करके आया इस 1 साल के कार्यकाल में, और मैं ये भी कहूंगा कि जितना मुख्यमंत्री घूमे उनसे हम कई गुना ज्यादा घूमे, लोगों से मिले। जहां भी जाते हैं एक ही बात आती है, काम बंद पड़ा है। कब से पड़ा है? जब से कांग्रेस की सरकार बनी है। जब ये सारी बातें सुनने को मिलती तो विचित्र लगता है, तो सरकार बनी तो किसके लिए बनी? काम रोकने के लिए बनी क्या? सरकार काम करने के लिए होती है, और जब इस प्रकार की धारणा लोगों के मन में बनी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। अपना ख्याल रखें।